जाति जनगणना जो विषय है वो सबसे पहले इस देश में अम्बेडकरवादी बहुजन आंदोलन ने शुरू किया है। और सबसे पहले इस देश में माननीय और कांशीराम साहब ने कहा है कि इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। और उन्होंने इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि सरकार जो होती है वो पब्लिक कंसेंसस से चलती है। पब्लिक कंसेंसस नहीं है तो कोई भी काम नहीं होता है। सरकार प्राइम मिनिस्टर को मास्टर स्ट्रोक मारने ही चाहिए, अदरवाइज वो प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ का काम का नहीं है। अभी उसने एक और मास्टर स्ट्रोक मारना चाहिए, कॉलेजियम व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहिए। पार्लियामेंट में जो लोकसभा में जो डिप्टी स्पीकर नहीं अपॉइंट किया है उसको अपॉइंट कर देना चाहिए, पिछले कई सालों से अपॉइंट नहीं किया है। इस देश में जो गैर बराबरी की व्यवस्था हुई है, जैसे जाति व्यवस्था है, ये गैर बराबरी की है। मोदी को यदि मास्टर स्ट्रोक मारना है तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट का बिल पास कर दे, कानून लागू कर दे जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए। इस तरह से जातियों का इस देश में लोकतंत्र नहीं बनाना है। बाबा साहब ने जातियाँ खत्म करने के लिए बताया है। बाबा साहब ये कहते हैं कि जिन लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनको मिलने के लिए है। तो जाति जनगणना से जिन लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है उन लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन जो अभी तक की सबसे बड़ी खबर है पिछले 2 दिनों में वो है कि जाति जनगणना को केंद्र सरकार अब मान गई है। कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें इस बात को कहा गया कि अब जो है वो केंद्र सरकार मूल जनगणना के साथ जाति जनगणना भी करवाएगी। लेकिन पिछले दिनों में लगातार कई सालों से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से मोदी सरकार लगातार इस बात को कहती थी कि जो भी जाति जनगणना की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल हैं। और इस समय उन्होंने ये ऐसा काम किया है कि लोग उसकी टाइमिंग पे भी सवाल उठा रहे हैं कि शायद आने वाले समय में बिहार में चुनाव होना है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नितिन मेश्राम जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, क्या कहना चाहेंगे? जाति जनगणना जो है बहुत दिनों से मांग रही है और राहुल गांधी भी इस मुद्दा को उठाते रहे और बाकी सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ते हैं जो राजनीतिक दल हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो या यानी जो भी राजद है। ऐसे समय में सर अब मोदी सरकार कल तक तो इस बात को विरोध कर रही थी, लेकिन अब जो विरोध करने वाले हैं वही लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने फिर से मास्टर स्ट्रोक मारा है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जाति जनगणना जो विषय है वो सबसे पहले इस देश में अम्बेडकरवादी बहुजन आंदोलन ने शुरू किया है। और सबसे पहले इस देश में माननीय और कांशीराम साहब ने कहा है कि इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। और उन्होंने जगह जगह बड़े कैंपेन किए हैं। उनका कहना था कि 1951 में जो सेंसस से कास्ट का कॉलम हटा दिया गया है वो बहुत गलत है और उसको रिस्टोर करना चाहिए। तो ये जो जीत है जाति जनगणना की वो बेसिकली अम्बेडकरवादी बहुजन आंदोलन की जीत है। और उसके लिए मैं जितने भी साथी हैं और हमारे महापुरुष हैं उनको अभिवादन करता हूँ। और जितने भी साथी हैं जिन इस आंदोलन में उन्होंने अपना योगदान दिया है पिछले 40 साल से, उनको बधाई देता हूँ। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि सरकार जो होती है वो पब्लिक कंसेंसस से चलती है। पब्लिक कंसेंसस नहीं है तो कोई भी काम नहीं होता है। सरकार आपकी हो सकती है, लेकिन यदि किसी चीज़ के लिए पब्लिक कंसेंसस नहीं है तो वो लागू नहीं होता। जाति जनगणना के लिए इस देश में पब्लिक कंसेंसस है पिछले कई सालों से। तो पब्लिक कंसेंसस जो है सरकार के डिसीजन में रिफ्लेक्ट हुआ है। और रिफ्लेक्शन है, जनता जो चाहती है लोकतंत्र में वही होता है। चाहे मोदी हो या कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर हो, उसको जनता के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान बाबा साहब ने वैसे ही लिखा है। जनता ने बोला हो गया, उसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं। मोदी जी मास्टर स्ट्रोक मार देते हैं, ये जो मीडिया बताता है उस पर क्या कहना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर को तो मास्टर स्ट्रोक मारना ही चाहिए। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर किस चीज़ का है? प्राइम मिनिस्टर को मास्टर स्ट्रोक मारने ही चाहिए, अदरवाइज वो प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ का काम का नहीं है। अभी उसने एक और मास्टर स्ट्रोक मारना चाहिए, कॉलेजियम व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहिए। पार्लियामेंट में जो लोकसभा में जो डिप्टी स्पीकर नहीं अपॉइंट किया है उसको अपॉइंट कर देना चाहिए, पिछले कई सालों से अपॉइंट नहीं किया है। इस देश में जो गैर बराबरी की व्यवस्था हुई है, जैसे जाति व्यवस्था है, ये गैर बराबरी की है। मोदी को यदि मास्टर स्ट्रोक मारना है तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट का बिल पास कर दे, कानून लागू कर दे जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए। मोदी वो मास्टर स्ट्रोक मारे। तो मैं चाहता हूँ कि मास्टर स्ट्रोक मारने चाहिए, लेकिन मास्टर स्ट्रोक देश की लोकतंत्र को ड्यूरेबल करने के लिए मारना चाहिए।
और कोई कहता है कि मैं मास्टर स्ट्रोक मार रहा हूँ, तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं? लेकिन क्या जाति जनगणना करना ही समस्या का मूल अंत हो जाएगा? जाति जनगणना से जो चीज़ें पिछले 40 सालों से होने वाली थी, जी। जाति जनगणना यदि सपोज 1981 में हो जाती, तो उसके बाद में जो होने वाला था वो ऑलरेडी अब तक हो चुका है। तो जाति जनगणना से बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आरक्षण की जो लाभान्वित जातियां हैं उनमें तो थोड़ा बदलाव आ सकता है। दूसरा, सामाजिक न्याय की आंदोलन में बदलाव आ सकता है। और लोकतंत्र में जो डेटा की ज़रूरत होती है कि डेटा ड्रीवन पॉलिसीज़ बनाना है, उससे फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन देश के मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं आ रहा है। जैसे मूलभूत ढांचे में जो अलाफ है सडन आपको पॉलिटिकल चेंज दिखाई देगा, सोशल चेंज दिखाई देगा, वो इस जाति जनगणना से नहीं आने वाला, क्योंकि वो सोशल चेंज विथआउट जाति जनगणना से भी ड्रीवन हो चुका लेकिन है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तो होगा। बात जैसे राहुल गांधी ने और बाकी तमाम दल जो हैं वो कहते हैं कि 50% की जो सीमा है उस सीमा को हम तोड़ देंगे। जब ये जाति जनगणना हो जाएगी, डेटा आ जाएगा, तो फिर मान लीजिए ओबीसी या एससी एसटी जो उनकी जनसंख्या है और उस हिसाब से जो उनको दिया जा रहा है, जैसे ईडब्ल्यूएस में अब कहा जाता है कि जनसंख्या कम है लेकिन 10% उनको मिल रहा है। तो क्या जैसे ओबीसी हैं, एससी हैं, तो उनकी जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन उनका प्रतिशत जो है आरक्षण का वो कम है। हम इस देश में जाति का लोकतंत्र नहीं बनाना चाहते। सबसे पहले अम्बेडकरवादी आंदोलन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। और कांशीराम साहब ये कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या बारी, वो कमजोर वर्गों के बारे में बोल रहे थे, ठीक है, जिनको नहीं दिया गया है उनके लिए बोल रहे थे। सपोज मैं मान लेता हूँ कि इस देश में जो अपर कास्ट की जाति है उनको 15% आप दे दोगे तो लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा क्या? नहीं होना चाहिए ना। इस तरह से जातियों का इस देश में लोकतंत्र नहीं बनाना है। बाबा साहब ने जातियाँ खत्म करने के लिए बताया है। बाबा साहब ये कहते हैं कि जिन लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनको मिलने के लिए है। तो जाति जनगणना से जिन लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है उन लोगों को मिलना चाहिए। जिनका ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन है उनको क्यों दिया जाएगा? उनको तो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए। और यदि आप किसी जाति का 50% पॉपुलेशन है, इसलिए आप उसको 50% लोक संख्या के आधार पर दे देंगे प्रतिनिधित्व, तो वो हम लोग तो कास्ट की तरफ जा रहे हैं। तो वो हमें कास्ट की तरफ नहीं जाना है, कास्ट को ध्वस्त करना है। जैसे अब आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में जो है आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण उन लोगों को मिलता है जो इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन है, आप उनको जाति जनगणना से रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। ओनली बिगेस्ट ब्राह्मणों का प्रतिशत जो है 3% एससी एसटी ओबीसी की बात की जाती है कि कॉर्पोरेट में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, और जब जैसे कि एलआईसी का निजीकरण हो जाएगा या बाकी ओएनजीसी का हो जाता है, तो फिर वहाँ पे कैसे सबको प्रतिनिधित्व दिया जाए? इस कारण निजी सेक्टर में मांग उठती है। देखिए, नौकरियाँ निजी सेक्टर में भी खत्म हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांस के बाद अभी जो है ऑटोमेशन आ रहा है। ऑटोमेशन में जो है सारी नौकरियाँ खत्म होने वाली है, नौकरियां बहुत कम रहने वाली है। टीचर जो है आपको दिख रहे हैं, प्राइवेट स्कूल अभी है, टीचर्स है, कुछ दिनों के बाद टीचर्स बहुत कम होने वाले हैं। मतलब 90% टीचर्स घर बैठेंगे, रोबोट पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आरक्षण उस दिशा में आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला है। आपका जो पूरा फाइट ही है वो गलत डायरेक्शन में है कि आपका रिप्रेजेंटेशन आरक्षण के माध्यम से बढ़ेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। अभी आपको जो है देश में इस देश की राजनीतिक सत्ता को हासिल करके आपको इस देश को गवर्न करना पड़ेगा, ताकि आप अपने लोगों की मैक्सिमम लेवल पर जो है एक इस देश में पार्टिसिपेशन करवा सके और उनका उद्धार सर कर सके, उसके लिए कानून बना सके, उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान बना सके, सोशल इक्वालिटी का प्लान बना सके, और जो भागीदारी का जो मामला है उसको ठीक कर सके। आप तो जाति जनगणना इसमें कुछ रोल प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि जाति जनगणना से बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है। आपको ऐसा नहीं लगता? मुझे नहीं लगता है। चलिए ठीक है। सर, आपने अभी कॉलेजियम की हम लोग बात कर रहे थे, तो कॉलेजियम पे लगातार सवाल उठते रहते हैं कि कॉलेजियम जो है कुछ खास परिवार जो है, मतलब 200 लोग हैं और उनके परिवार हैं, और वही जो है एक तरह से न्यायपालिका में शासन कर रहा है। तो उसको मतलब तोड़ने के लिए अभी मोदी सरकार ने जो है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग लाया था, उसका भी विरोध होता है? नहीं, राष्ट्रीय न्यायिक नेशनल जुडिशियल कमीशन जो मोदी सरकार ने लाया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ठीक है। अभी वो
गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया। मोदी को मेरा चैलेंज है, मैंने पिछले हफ्ते भी एक लेटर लिखा था जी। मोदी जो है सारी चीज़ों के लिए प्राइम मिनिस्टर है, जनता ने उसको हर चीज़ के लिए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है, लेकिन जजों की नियुक्ति में तो प्राइम मिनिस्टर नहीं चपरासी है। तो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर करे ना, अपने आप को चपरासी क्यों बना के रखा है? तो मोदी को मैं कहता हूँ कि भाई हमने आपको प्राइम मिनिस्टर करके इलेक्ट किया है, आप चपरासी क्यों बने हो? तो मोदी जो है आर्टिकल 74 के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, कॉलेजियम ने उसको चपरासी बनाया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉलेजियम व्यवस्था को ध्वस्त करके इस देश में बाबा साहब ने जो जजेस की अपॉइंटमेंट की व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था को रिस्टोर करने की ज़रूरत है। और क्योंकि सरकार जो है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो जनता का विल रिफ्लेक्ट करती है। सॉवरेन विल जो है वो गवर्नमेंट कस्टडियन है उसका, जनता के सॉवरेन विल का। तो वो अपॉइंटमेंट करेगा ना जुडिशियरी में, कि जो लोग नियुक्त किए गए हैं वो अपॉइंटमेंट करेंगे। वो नियुक्त किए वाले जो अपॉइंटमेंट क्यों अपने फैमिली के लोगों की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं? वो फैमिली के लोगों की, अपने जाति के लोगों की इसलिए अपॉइंटमेंट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो कॉलेजियम व्यवस्था लाई थी वो अपनी जाति को बरकरार रखने के लिए लाई थी। जब ये देश में पार्लियामेंट और राजनीति डाइवर्सिफाइड हो रही थी बहुजन आंदोलन की वजह से, जो है बहुजन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था, उसके तहत उनको लगा कि इस देश में पार्लियामेंट तो चली गई, एग्जीक्यूटिव तो हमसे जा रहा है, तो हमारे पास जो है अभी कोई एक संस्था चाहिए। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट के थ्रू, जो कि बेहद गलत और गैर संवैधानिक जजमेंट है, उसके तहत जो है उन्होंने कॉलेजियम व्यवस्था लाया और उन्होंने पार्लियामेंट को कंट्रोल किया, सरकार को कंट्रोल किया, सांसदों को कंट्रोल किया, व्यवस्था को कंट्रोल किया और जातिवाद बरकरार रखा है। ठीक है, और उसमें अपने परिवार के लोगों को क्यों नियुक्त करते हैं? क्योंकि परिवार के लोग ओरिजिनल आइडिया के साथ है, नया आदमी जोड़ देंगे तो वो हो सकता है उस आइडिया को ही ध्वस्त कर देगा। तो उस आइडिया को उनको ड्यूरेबल बनाना है, इसलिए जो परिवार उसके साथ पहले से रहे उसको वो बनाना चाहते हैं। तो इस कॉलेजियम की तोड़ क्या होगी सर? संविधान, वो संविधान के खिलाफ है, तो संविधान को लागू करो ना। बाबा साहब ने संविधान दिया है तो संविधान को वहाँ लागू करना है। संविधान ही कॉलेजियम की तोड़ है। हमें संविधान लागू करना है। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति में, हाई कोर्ट की नियुक्ति में संविधान लागू नहीं है, इसलिए संविधान लागू करना है। तो जब भी अभी तो एक नई बहस छिड़ी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है संसद का काम करी, जगदीप धनखड़ साहब ने जो कहा, और बाद में जो है निशिकांत दुबे ने तो खैर जो बयान दिया वो भी आपको पता है, तो कि संसद का काम ना करे, सुपर संसद की तरह जो है सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट पिछले, आज से नहीं, पिछले कई सालों से, 75 सालों से सुपर संसद का काम कर रहा है और वो तत्काल बंद होना चाहिए। उसने जितने जजमेंट दलितों के खिलाफ, SC ST OBC के खिलाफ दिए है, वो सुपर संसद बन के दिया है। वो चाहता है कि इस देश में जाति व्यवस्था बना रहे, वर्ण व्यवस्था बनी रहे, गैर बराबरी बनी रहे। आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जजमेंट सुपर संसद का जजमेंट, सुपर संसद नहीं, कांस्टिट्यूंट असेंबली बन के जजमेंट दिया है। लेकिन संविधान सभा बन के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। इंटरप्ट करूंगा कि जो कहा जाता है कि किसी भी कानूनी की वो समीक्षा कर सकता है कि भाई मूलभूत ढांचे में तो कोई असर नहीं आ रहा इस कानून के द्वारा, तो ये भी तो उनका अधिकार में आता है। ढांचे का ही जजमेंट मैं बता रहा हूँ। संविधान में जो उन्होंने मूलभूत ढांचे का जजमेंट दिया है, केशवानंद भारती, वो संविधान सभा बन के दिया है, सुप्रीम कोर्ट बन के नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट को किसने पावर दिया कि वो संविधान सभा बने? कौन है वो? संविधान के अंदर में एक संस्था है, वो संविधान सभा थोड़ी है। संविधान सभा बन के उसने वो जजमेंट दिया, जिसकी वजह से आपको इस देश में जब ग्लोबलाइज्ड मार्केट नहीं आता, लिबरलाइजेशन नहीं होता हमारे मार्केट इकोनॉमी का, तो इस देश में 90% लोग गरीब रहते उस जजमेंट की वजह से। वो जजमेंट ने इस देश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लागू करने से रोका है। इस देश में सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जो पॉलिसी सरकार बनाती है उसके लिए रोका है। इस देश में जो भी कोई बदलाव लाना है, जो सामाजिक, आर्थिक और इकोनॉमिक बदलाव लाना है, मतलब सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल चेंजेस लाना है, वो ये सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देता है। तो ये समाज, जो सुप्रीम कोर्ट जो है, देश में जो जनता ने इलेक्ट की हुई गवर्नमेंट है उसको रोक रहा है अच्छे काम करने के लिए, तो वो बंद होना चाहिए तुरंत। और वो जो संविधान में उल्लेख है कि संसद के बने कानून की समीक्षा कर सकता है, उस पर क्या कहें? समीक्षा कर सकता है। समीक्षा करने का क्या पावर है कि आर्टिकल 13 में बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा है।
बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है क्या संविधान में? नहीं लिखा है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ है? आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट है। वहाँ जो है उसमें उसके खिलाफ कोई नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है? पार्लियामेंट को कानून बनाने का पावर नहीं होगा तो समीक्षा कर सकता है। राज्यों को कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा तो समीक्षा कर सकता है। वो बियॉन्ड जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब साहबानों का मामला आता है तो संसद उसको बदल देता है, उस पर क्या कहेंगे? संसद तो बहुत करेक्ट है। देखिए, शाहबानों के मामले में संसद ने वो जजमेंट नहीं बदलना चाहिए था। संसद का वो निर्णय बहुत बेहद गलत है। जो मेन पावर किसके पास है? जैसे चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस में मेन पावर पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ जनता के प्रतिनिधि है। जनता इस देश की कस्टोडियन है संविधान की। सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज जो शपथ लेता है वो कहता है कि मैं संविधान को अफेल करूंगा। प्रेसिडेंट क्या शपथ लेता है उसको देखना है। प्रेसिडेंट ये शपथ लेता है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इस देश में प्रेसिडेंट से बड़ा कोई नहीं है। प्रेसिडेंट को ये कह रहा है। अभी ये जो जजमेंट दे रहा है कि 30 दिनों में, 90 दिनों में कोई निर्णय ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार किसको दी? किसने अधिकार दिया तुमको? अब संविधान के ऊपर हो गए हो। ये सवाल जनता ने पूछना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट संविधान का उल्लंघन कर रहा है? 100% कर रहा है। 100 नहीं, 200% कर रहा है, और उसको तुरंत रोकने की जरूरत है। लेकिन ये जो फैसला आया था अभी, तो जो आप राज्यपाल वाला बता रहे हैं 90 दिनों के अंदर का, कि ये तो पहले से ही ऐसे उनके फैसले में समाहित है। गवर्नर के मामले में जो जजमेंट दिया गया है, जजमेंट क्या है मैं नहीं देखना चाहता। उसके लिए जो प्रोसेस अख्तियार किया गया है वो पेटेंटली इलीगल है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। उसको तुरंत बदलने की जरूरत है। मतलब कहीं ना कहीं आप उस बयान के साथ हैं जगदीप धनखड़ ने जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सुपर संसद की तरह काम कर रहा है और अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है। ये हमारे आंदोलन की भाषा है 40 साल से। हम लोग अम्बेडकरवादी, जगदीप धनखड़ जी तो अभी बोल रहे हैं। हम लोग पिछले 40 साल से बोल रहे हैं ये बात, हमारे आंदोलन के लोग। तो ऐसे में अगर हम इसके उपाय की बात करें कि सभी अपना काम करें, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह, संसद अपनी जगह, इसका ये कैसे होगा? ये बहुजन आंदोलन, बहुजन समाज की इस देश में सरकार बनाना जरूरी है जो अम्बेडकरवादी विचारों से चले। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सर, आपने हमें अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम जी, और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि जाति जनगणना जो है वह एक जो है आरक्षण, जाति जनगणना पर उन्होंने अपनी राय रखी, और जिस प्रकार से बताया कि किस प्रकार से जो है जाति एक समस्या जो है बनी हुई है, लेकिन अंबेडकर साहब कहते हैं कि जाति से दूर होना है। साथ ही साथ कॉलेजियम के ऊपर भी उन्होंने अपनी राय रखी और कॉलेजियम को बताया कि किस प्रकार से कुछ खास परिवारों का जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दबदबा बरकरार है, तो उसको लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।